चलिए स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में। देखिए यहाँ पर फिर दूसरा पेपर लेके आए हैं हम लोग। जो अभी जस्ट हुआ है 16 तारीख को हुआ है, 16 से को हुआ है। और जस्ट क्या मैं अभी बोल सकता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी नहीं थी इसलिए काफ़ी लेट एक वीडियो आई हुई है। ठीक है, तो बॉटनी का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये पीएचडी का, और एमफिल पीएचडी का सेम ही हुआ था, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड। देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड इनमें से क्या करता है। तो डिस्क्रिप्टिव मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी वाले पेपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेपर जो कराया था उसमें आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली यूज होता है सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इन डिफरेंट काइंड। तो यहाँ पर सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होती है, उनको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। और ये जनरली यूज़ करते हैं हम लोग आर्ट्स में, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो वहाँ पर हम लोग जनरली इसका यूज़ कर रहे होते हैं। दैट मीन्स बी हो जाता है ऑप्शन। वहाँ पर सर्वे के थ्रू फैक्ट फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरली आपसे पूछा है, जनरली देयर आर डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो कोई सी भी हो, आज तक में बेटा 8 टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 8 आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट थर्ड आपसे पूछा, द नल हाइपोथेसिस जनरली सिंबलाइज एज। तो वहाँ पर H0 बोला जाता है, H0। तो ये पहला वाला ऑप्शन है, आपका ध्यान रखना है। H0 हाइपोथेसिस 0 या नल हाइपोथेसिस के लिए ये आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। भाई किसी भी रिसर्च की अगर हमें डेप्थ पता करना है तो डेप्थ पता करने का मतलब होता है उसके ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एंट्रेंस में आया हुआ है, आपको याद रखना है। उसके ऑब्जेक्टिव से ही हम पता कर सकते हैं कि उसकी डेप्थ क्या है। चलिए नेक्स्ट सेम है, जो भी एग्जाम देखेंगे ये आप लोगों ने, अगर नहीं हो तो मेरी 1000 वाली PDF देखकर काफ़ी लोगों को पता चला होगा कि सारे क्वेश्चन वही हैं। देखो यहाँ पर से देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इनमें से कौन सा है। तो कंप्लीटली रैंडमाइज नहीं, लैटिन स्क्वायर ये भी नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिज़ाइन, इन्हीं को बोला जाता है इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सबसे पूछा गया है, हाँ चलो नेक्स्ट पूछा गया, गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज शेक इज टर्म्ड एज। देखिए आपसे बोला जा रहा है गैदरिंग नॉलेज। देखिए गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज शेक इज टर्म्ड एज, इसको बोला जाता है फंडामेंटल रिसर्च। ध्यान रखना कि जब भी हम नॉलेज के बेस पर नॉलेज दिया जाता है तो उससे फंडामेंटल रिसर्च, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 7 पूछा जा रहा है कि देयर आर मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है। तो 3 तरह की आपने पढ़ी है, मीन, मीडियन एंड मोड। दैट मीन्स सिर्फ 3 ही तरह की सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज टू ऑब्टेन अ मीडियन ऑफ डेटा शीट वेयर एन इज ऑड। ये मेरे ख्याल से कोई भी मैथ्स का, स्टैटिक्स से जितने उन्होंने दिया होगा, या बॉटनी से ये भेजा। वैसे तो बॉटनी का पेपर है, बॉटनी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर भी करा देते हैं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर मीडियन। मीडियन के लिए होता है जब भी आपका ऑड वर्ड दिया जाए तो आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इवन होता है इसी में तो आपका n/2, दैट इन ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। तो याद रखना कि बी में हम लोग n+1/2 ये ऑड के लिए यूज़ करते हैं। डेटा एनालिसिस, याद रखना डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आपसे पूछा कि इंस्पेक्टिंग डेटा, बिल्कुल, क्लीनिंग द डेटा ये भी होता है, और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा ये, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम क्लीन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, रेंज। तो रेंज मेरे ख्याल से ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि जब भी हम हाईएस्ट वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से, जो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में सीरीज होती है, उनको निकालेंगे तो रेंज आ जाती है। तो आप क्या करिए, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दीजिए, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइटम इन सीरीज माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ आइटम इन सीरीज, तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। 11 देखिए, 11 में पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बिल्कुल करेक्ट है।
मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अप्रॉक्सीमेटेड इंडिकेटर ऑफ हाउ द नंबर्स वेरी फ्रॉम द मीन, देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। तो जब स्टैंडर्ड डिवीजन क्या क्या बताता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, वेरिएबिलिटी को भी बताता है और अप्रॉक्सीमेटली इंडिकेटर्स होता है। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डैश इज रिलेटेड टू विद एनोवा, इनमें से किसने दिया था, तो मेरे ख्याल से ये भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आर ए फिशर ने ये वैल्यू दी थी भाई, एनोवा के बारे में आर ए फिशर ने दिया था। आंसर हो जाएगा आपका 12th का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च बेटा डिपेंड करती है कि आपको वहाँ पर कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। वॉचिंग मतलब नहीं है, यहाँ पर क्यूरोसिटी देखा जाता है कि न्यूज़ क्या है, वहाँ पर सिंपली वर्ड देखा जाता है। जनरली लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी याद रखना। 14 पूछा जा रहा है कि जनरली लॉजिकल रीजनिंग इज क्लासिफाइड इनटू, जितनी भी लॉजिकल होती हैं वो सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर बी याद रखना है। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग को। जनरली देयर आर डैश टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस पर भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, तो 4 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता है, नहीं पता तो बेटा वीडियो देख सकते हो, 15 का ही है। नेक्स्ट, जिनको नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, वेट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड विद द फ्रेंच बिनर सिमोन इंटेलिजेंस, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड टू द फ्रेंच बिनेट साइमन इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो बेटा याद रखना, लिविस टर्मन जो थे, लिविस टर्मन ऑप्शन ए में दे रखे हैं कि जो लिविस टर्मन थे ये फ्रेंच बिनेट सिमोन इंटेलिजेंस से डिपेंडेड है। नेक्स्ट पूछा रहा है 17 में आपसे कि व्हाट इज विवलियोमेट्री, देखिए पिछले वाली सीरीज में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे इसलिए आंसर आपको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर गलती के चांसेस कम कर दिया है कि व्हाट इज विवलियोमेट्री। तो विवलियोमेट्री क्या है, एक टूल होता है, ध्यान रखना एक टूल है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होता है। तो 17 का आपका हो जाएगा सी, एक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग बिब्लियोग्राफी को निकाल सकते हैं। तो विवलियो दिख रहा है। नेक्स्ट, जनरली आपसे पूछा जा रहा है कि जनरली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर कॉल्ड बेसिक मैथ ऑपरेशन, जो कि काउंटिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। 18 का आपका सी है। नेक्स्ट, विच नेम, नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म की डेफिनेशन इनमें से किसने दी थी। तो बेटा याद रखना मैरिलन वेबस्टर, यहाँ पर याद रखना प्लेगरिज्म की जो डेफिनेशन है वो थी मेरियम वेबस्टर ने ही दी है, ध्यान रखना, और कोई इनमें से कोई सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जल्दी 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 स्पीड में करा रहा हूँ मैं कि विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेस ऑन स्पेसिमेन टू बी व्यू, ध्यान रखना विच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पर पार्ट पूछा जा रहा है जो क्या कर रहा है, हेल्प इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रे। तो फोकस करना ये बेटा काम होता है कंडेंसर का, कंडेंसर लेंस फोकस करते हैं लाइट रेस ऑन द स्पेसिमेन, ये कंडेंसर लेंस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कि मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज कैलकुलेटेड डैश विद द फॉर्मूला। तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो होता है कि जो फोकल लेंथ है और आई पीस है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, m इक्वल टू 1, देखिए बी वाला ऑप्शन, m इक्वल टू एफ इंटू जो फोकल लेंथ है और आई पीस है, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन से हमारी मैग्निफिकेशन पावर आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना 1 अपॉन, जब भी हमें मैग्निफिकेशन निकालना तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इंटू आई पीस। ठीक है, 21 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, इनमें से पूछा गया, देखिए इनमें से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप, ये थे जे लिस्टर, इन्होंने सबसे ज़्यादा हाई पावर वाले का काम किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 23, नेक्स्ट देखिए 23 पूछा जा रहा है द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखिए ये साइंस में चला गया, बॉटनी में चला गया, और मैं बॉटनी से ही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसका बता सकता हूँ कि पूछा जा रहा है कि द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल मतलब एकदम से बढ़ता चला, तो वो थी डिक्लाइनिंग फेज, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी वाला। तो डिक्लाइनिंग फेज में यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, द बोटेनिकल नेम ऑफ बटन मशरूम, बटन मशरूम पूछा जा रहा है, बटन मशरूम का मतलब होता है जो आपको मेरे ख्याल से एगेरिकस ब्रांचेसिस, ये है बेटा सी ऑप्शन। तो बोटेनिकल नेम ऑफ वाइट बटन मशरूम, उसको एगेरिकस बर्नेसेंस है, तो 24 का सी लगा लीजिए।
नेक्स्ट पूछे द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट, ये भी बेटा याद रखना है, बैठने वाले जितने भी हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। तो उसका होता है बेटा 28/42 सेंटीमीटर की होती है बी। तो यहाँ पर याद रखना 28 और 42 सेंटीमीटर की जो होती है उसे हर्बेरियम की परफेक्ट साइज बोला जाता है, कि परफेक्ट साइज बोला जाता है 25 का, ठीक है। तो 28/42। नेक्स्ट पूछा गया द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, इलेक्ट्रॉन को आपको पता है कि 1 लाख टाइम होती है वहाँ पर, 1 लाख टाइम का मतलब हो गया सबसे बड़ा साइज इनमें से कौन सा दिख रहा है आपका, ये मिल रहा है 1 लाख टाइम मतलब 1 लाख एक्स। नेक्स्ट देखिए स्पाइट जेन कॉपर इज प्रेजेंट इन, देखिए स्पाइट जेन कॉपर की बात करें तो 27 याद रखना, ये फंगस है, ठीक है। तो ये फंगस में प्रेजेंट होती है स्पाइट जेन कॉपर। द बॉटनिकल नेम ऑफ रेड ब्रेड मोल्ड, रेड ब्रेड मोल्ड ध्यान रखना है, न्यूरोस्पोरा सेफिलोरा की बात करें, सिटोफिला, सिटोफिला या न्यूरोस्पोरा की स्पीसीज है। बॉटनिकल नेम ऑफ रेड ब्रेड मोल्ड होती है न्यूरोस्पोरा सिटोफिलेर, ये सिटोफिला। तो ध्यान रखना स्पाइट जेन कॉपर फंगस है और रेड ब्रेड मोल्ड आपकी न्यूरोस्पोरा सिटोफिला है। नेक्स्ट देखिए इतने में हो जाना चाहिए, यस। द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन द स्टेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है 29 आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें पता करना है तो बेटा लीफ स्कार्स जो होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स, देखिए प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार ऑन द स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो हमें पता करना है तो लीफ स्कार अगर प्रेजेंट है तो बेटा वो जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट आपसे पूछा है 30 पे कि 30 में पूछा है कि बाई स्पोरेंजिएट कोन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफेड्रा, ध्यान रखना है बी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि बाई स्पोरेंजिएट कोन जो है वो एक एफेड्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो एफेड्रा बाई स्पोरेंजिएट कोन्स। 31 आपसे पूछा जा रहा है आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर किन्हें बोला जाता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको बोला जाता है। तो डिकम्पोजर को माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डैश is a large geographical area of distinctive plant and animal group which are adapted to the particular environment। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार याद रखना है, कई बार जब भी कोई लार्ज जियोग्राफिकल एरिया डिस्टिंक्टिव प्लांट एंड एनिमल ग्रुप जहाँ पर्टिकुलर अडेप्ट करते हैं पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए हो जाता है आपका बायोम वर्ड आता है। तो बायोम का मतलब ये होता है कि जब कोई स्पीसीज एनिमल प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करती है, इवैक्यूएट करती है। 33 डैश इज अ सिंथेटिक मीडियम यूज टू कल्चर फीड, उसे बोलते हैं जैपेक डॉग्स एगर, ये भी याद रखना है। जैपेक सी यहाँ पर है, जैपेक डॉग्स एगर जो है सिंथेटिक मीडिया होता है जिसमें हम फंगस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 34 द लेमिनार एयर फ्लो वर्क्स इन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, ये याद रखना बेटा हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर पर काम कर रहा होता है। तो ये हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर पर हमारा जो लेमिनार एयर फ्लो है वो काम कर रहा होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सबसे पूछा है स्पेसिमेन दैट इज साइटेड इन द प्रोटोलॉग बट दैट इज नाइदर द होलोटाइप नॉर इज आइसोटाइप इज कॉल्ड। फिर से देखिए 35 में आपसे क्या पूछ रहा है, का स्पेसिमेन दैट इज साइटेड इन द प्रोटोलॉग बट दैट इज नाइदर होलोटाइप और आइसोटाइप। जब होलोटाइप और आइसोटाइप नहीं है तो हमेशा याद रखना पैराटाइप होगा वो, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, कि जब भी सिंथेटिक एक साथ लिया जाता है वो पैराटाइप हो जाता है। नेक्स्ट एम्ब्रोलेसी आर कन्फाइंड टू द मेन आइलैंड ग्रैंड टेरे ऑफ 36, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है फिर भी कोशिश करते हैं मैं इसमें क्या हो सकता है। तो एम्ब्रोलेसी आर कन्फाइंड टू द मेन आइलैंड ग्रैंड टेरे ऑफ न्यू कैलेंडोनिया है, न्यू कैलेंडोना है, ये न्यू कैलेंडोना, दैट इज ऑप्शन याद रखना है ए, ये थोड़ा सा अच्छा है हुआ। नेक्स्ट 37 देखिए केसी मेहता वर्कड, देखिए केसी मेहता का सबसे ज़्यादा काम जो था वो रस्ट फंगाई पे था। तो ध्यान रखना है केसी मेहता जो है वो फंगस पे ज़्यादा काम किया उन्होंने, तो रस्ट फंगाई पे काम किया, दैट इज ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। हेड स्मट ऑफ जवार, तो ज्वार का जो है जवार की बात करें हेड स्मट ऑफ जवार की बात करें 38 में आपको पूछा था। तो स्फेलिथी का सॉर्गी ज्वार के लिए आया है सॉर्गी, तो याद रखना स्फेलिथी का सॉर्गी जो है वो आपका क्या है हेड स्मट ऑफ ज्वार का कॉज है। डैश इज एब्सेंट इन डाइकोट स्टेम, ये तो मेरे ख्याल से सारे बैठने वाले कर सकते हैं। तो 39 में ध्यान रखना कि जो बंडल शीत है वो एब्सेंस होते हैं डाइकोट स्टेम में, तो बंडल शीत एब्सेंट इन डाइकोट स्टेम, बंडल शीत हमेशा डाइकोट में होती है, मोनोकोट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखिए भैया कहाँ है, द लास्ट ईयर ऑफ कॉर्टेक्स इज वेवी बैंड मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बैरल शेप पैरेन्काइमा, द बैंड इज कॉल्ड एज, बैंड को ही बोला जाता है ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक एसिस बोलते हैं स्टार्च शीट,
ठीक है, सी ऑप्शन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, द लास्ट लेयर ऑफ कॉट इज बेबी वेन मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बैरल शेप पैरेन्काइमा, इस बैंड को बोला जाता है स्टार्च सीज। नेक्स्ट देखिए 41, द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम इज, जीनोम का जो साइज होता है ये भी याद रखना है 41 120 से 160 किलो बेस पेयर का होता है। तो 120 से 60 का क्लोरोप्लास्ट का जीनोम का साइज है। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड, न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो क्या करता है, कोड करता है किसी पर्टिकुलर पार्ट को, उसी को हम लोग एक्सोन बोलते हैं। और जो कोई काम नहीं करता वो इनसे इंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोन याद रखना, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सोन बोला जाता है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा जा रहा है कि रेंज इज द टेस्ट बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू प्रेजेंट इन ऑब्जर्वेशन इंक्लूड इन द सैंपल। ये बेटा 43 बिल्कुल कई बार दूसरी बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी हम रेंज निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, रेंज निकालने का होता है डिफरेंस चेक किया जाता है हाईएस्ट और लोएस्ट की वैल्यू के बीच का। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी प्रेजेंट अमंग द डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ अ स्पीसीज नोन एज, देखिए डिफरेंट जीनोटाइप वर्ड आ रहा है। डिफरेंट जीनोटाइप का मतलब होता है जब भी डिफरेंट जीनोटाइप की बात करते हैं दैट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही होगी। ठीक है, 44 का हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मान लिया जाता है, जहाँ पर इनकरेक्ट वर्ड आया था वो गलत हो जाते हैं, यहाँ पर हम लोग गलत कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला पूछा जा रहा है कि इट मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो बेटा बिल्कुल सही चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। इट मस्ट पोजेस यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, ये भी करेक्टरिस्टिक है, ये होना ही चाहिए। इट मस्ट पोजेस सम मार्कर जीन दैट इज कैन बी यूज फॉर द लेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ये भी होना चाहिए। इट मस्ट बी लार्ज साइज, ये ही नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी, ये नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स डी। 46 देखिए, 46 में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ गए 46, डज नॉट रिक्वायर एटीपी टू कट डीएनए एट रेस्ट्रिक्शन साइट इटसेल्फ, पूछ रहा है डज नॉट रिक्वायर एटीपी टू कट डीएनए एट रेस्ट्रिक्शन साइट इटसेल्फ, यहाँ से एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो याद रखना वो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाता है बेटा टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो टाइप सेकंड है इसको नहीं ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ठीक है, ध्यान रखिए, जितने बॉटनी वाले हैं जूलॉजी वाले हैं वो सब कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन रेशियो ऑफ फोटो सिस्टम, देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड टू फर्स्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अबाउट याद रखना, ये 1.5 से 1 के बीच में होती है। ये मोस्ट कॉमन रेशियो है फोटो सिस्टम सेकेंड का फर्स्ट से नॉर्मल कंडीशन में 1.5 से 1। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, तो ये भी बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले कैरोटिनॉइड्स आएंगे, फिर क्लोरोफिल बी, फिर ए, फिर आपका फॉस्फोरस, आपका जो फोटो सिस्टम 680 है, दैट मीन्स ये सबसे लास्ट में आता है, सबसे पहले कैरोटिनॉइड, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला कि कैरोटिनॉइड्स, फिर क्लोरोफिल बी, फिर ए और फिर फोटो सिस्टम 680 फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, अ लार्ज वेल नोन स्पीसीज दैट इज वन ऑफ द क्रिस्मेटिक मेगाफोना इज कॉल्ड 49, ध्यान रखना ये थी बेटा फ्लैगशिप स्पीसीज, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट, आपसे बोले द टेक्निक दैट इन्वॉल्व द फ्रीजिंग प्यूरिफाइड डीएनए एग्स स्पर्म एम्ब्रियो सो दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी मेंटेन इन ब्रीडिंग प्रोग्राम इज, ये बेटा इसको बोलते हैं जीनोमर रिसोर्स बैंक, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। यहाँ पर याद रखना जीनोम रिसोर्स बैंक, ये जनरली बेटा फ्रीज किया करके रख दिया जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन वाला बी वाला है ना कि ए है। ठीक है, चलिए तो ज़रूरत नहीं है बेटा कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बट शेयर जरूर करें, जितने बॉटनी वाले हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर शेयर करें, जिससे कि आगे बाकी लोगों को फ़ायदा हो। चलिए थैंक यू।